कर दें स्टार्ट। चलो भैया स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में कहाँ तक हो गया था? शायद मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को टफनेस ये सब पढ़ा दिया था, राइट? डक्टिलिटी हो गया था, तो अगला लिखो। तो लिखेंगे अगला, डिजाइनिंग डिजाइनिंग ऑफ डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल किस में वीक होता है बताना? ऑन द बेसिस ऑफ इट्स यील्ड स्ट्रेंथ। अरे आवाज नहीं आ रही क्या? बताओ, क्या शेर में वीक होता है क्या? ये कमेंट आ क्यों नहीं रही मेरे पास? हाँ हाँ, अब आए भैया, एक मिनट। हो, एक मिनट, इसको एडजस्ट करने दो कमेंट्स को। यस, अब सही है। ये आपकी फर्स्ट क्लास है। इससे पीछे वाली रिकॉर्डेड कर लेना आप। किसकी फर्स्ट क्लास है ये? ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेन है आपका। चलो, तो स्ट्रेस स्ट्रेन करो, कंप्रेशन और टेंशन दोनों का बना के बता दिया था। क्या दोनों का बता दिया था क्या? दोनों का बता दिया था। लो भैया, और ये बात मैंने बताई थी, कंप्रेशन में और टेंशन में दोनों में स्टील की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या रहती है? दोनों में स्टील की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या रहती है? सेम रहती है, ये बात मैंने बता दिया था। ये यील्ड स्ट्रेंथ है किधर? टेंशन में। और ये यील्ड स्ट्रेंथ है किधर भैया? कंप्रेशन में। क्लियर? तो यहां से क्या सीखा हमने?
कि जो थीटा होता है वो फाई के बराबर होता है, इसलिए डक्टाइल मटेरियल की टेंशन में लोडिंग लगेगा जब स्ट्रेस स्ट्रेन का, और कंप्रेशन में लगेगा तब स्ट्रेन स्ट्रेन का, और दोनों में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है, सेम होती है। अब याद रखना, जो इसमें एफ वाई है, जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं, एफ वाई टी क्या है, ये यील्ड स्ट्रेंथ है भैया, कहां पर। अब यील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है पीछे देख चुके हैं, टेंशन में। यील्ड स्ट्रेंथ के बाद मटेरियल में क्या आना स्टार्ट हो जाता है, डिफॉर्मेशन। ये है यील्ड स्ट्रेंथ इन कंप्रेशन। प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि माइल्ड स्टील के अंदर जो यील्ड स्ट्रेंथ होती है वो ज्यादा होती है किसमें, कंप्रेशन में ज्यादा होती है, या बराबर मिलेगी किसके, टेंशन के। और शेयर स्ट्रेंथ क्या मिलेगी भैया, कम। शेयर स्ट्रेंथ सबसे कम मिलेगी डक्टाइल मेटेरियल में, क्योंकि वो तो वीक होता है शेयर स्ट्रेंथ में, ये देख चुके हैं। लिखवा भी देता हूं प्रैक्टिकल वैल्यू, लिख लो जल्दी से, इतना चलो आगे। जी आ गया समझ में। चलें, फॉर एग्जाम्पल मैं ये वैल्यू भी लिखवा देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट बातें ये ध्यान रखना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर माइल्ड स्टील है तो यील्ड स्ट्रेंथ कंप्रेशन में कितनी होती है, प्रैक्टिकल वैल्यू है 263 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। टेंशन में कितनी होती है, 250 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो एक लाइन और लिखवा देता हूं, विद इंक्रीज इन, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो फ्रैक्चर स्ट्रेन इंक्रीज हो जाता है। फ्रैक्चर स्ट्रेन क्या हो जाता है, इंक्रीज। डेट इंक्रीज द डक्टिलिटी ऑफ द मटेरियल, जिससे मटेरियल की क्या इंक्रीज हो जाती है, डक्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। क्लियर। यानी टेम्परेचर बढ़ाओगे डक्टिलिटी बढ़ जाएगी। कई बार तो ऐसा भी होता है, जो आपके ब्रिटल मटेरियल होते हैं ना भाई, वो हाई टेम्परेचर पर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, डक्टाइल मटेरियल में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपकी डक्टिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ये बात याद रखनी। एग्जाम्पल के लिए लिख देता हूं, जो टंगस्टन है, कहां पर देखा है टंगस्टन, टंगस्टन इज ब्रिटल एट नॉर्मल टेम्परेचर। जो टंगस्टन होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर ब्रिटल होता है, एंड जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हो, एंड इट इज डक्टाइल एट इंक्रीज टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ते ही वो डक्टाइल हो जाता है। तो मैंने ये भी बता दिया भैया, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपकी डक्टिलिटी बढ़ जाती है। लिखो भैया। चले आगे।
अगली प्रॉपर्टी आएगी डक्टिलिटी के बाद, अगली प्रॉपर्टी आती है ब्रिटलनेस। क्या होता है ब्रिटलनेस? फेलियर होने से पहले क्या देगा? क्या वार्निंग देगा क्या? नहीं देगा, वार्निंग नहीं देगा। सबसे पहले तो यही लिख लेते हैं। इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ, by virtue of which it, by virtue of which it does not undergo large deformation before failure। कि भैया फेलियर से पहले लार्ज डिफॉर्मेशन नहीं होगा। फेलियर से पहले लार्ज डिफॉर्मेशन तो किसमें होता है? वो तो डक्टाइल मटेरियल में होता है, यहां नहीं होता है। इट इज लैक ऑफ डक्टिलिटी। क्या जो ब्रिटलनेस मटेरियल है, क्या उसमें डक्टिलिटी की कमी होगी? यस, तभी तो ब्रिटल है। दैट मीन्स इट्स पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन इज लेस 5%। लेस 5% भैया। क्लियर? क्या ब्रिटल मटेरियल सडन फेलियर शो करेंगे? कोई वार्निंग ही नहीं देंगे तो यस, दिस मटेरियल शो सडन फेलियर। अगला भैया जी, जो ब्रिटल मटेरियल होते हैं किसमें वीक होते हैं बताओ? ब्रिटल मटेरियल किसमें फेल होते हैं? पीछे बता चुका हूं। किसमें वीक होते हैं भैया? कंप्रेशन में। बहुत बढ़िया। अरे टेंशन में 90 डिग्री पर फेलियर हुआ था, याद नहीं है क्या? और डक्टाइल मटेरियल किसमें वीक होते हैं? ब्रिटल मटेरियल टेंशन में वीक होते हैं, तो डक्टाइल मटेरियल किसमें वीक होते हैं? शेयर में। अभी भी लिखा मैंने, देखो पीछे, जस्ट। जस्ट इसका मतलब शेयर ही होता है भाई। तो पूछेगा वो डक्टाइल मटेरियल किस में फेल होते हैं? शेयर में। ब्रिटल मटेरियल टेंशन में। और कितने एंगल पर फेलियर होता है ब्रिटल मटेरियल में बताना? ब्रिटल मटेरियल में फेलियर कितने एंगल पर होता है? 90 पे। यस, इट्स डिजाइनिंग इज डन ऑन द। अच्छा, डक्टाइल मटेरियल में कौन सी स्ट्रेंथ देखते हैं बताना? डिजाइनिंग के टाइम डक्टाइल मटेरियल में कौन सी स्ट्रेंथ देखते हैं? डक्टाइल मटेरियल में कौन सी स्ट्रेंथ देखते हैं? लिखवा चुका हूं, इल्ड स्ट्रेंथ। जबकि ब्रिटल मटेरियल में कौन सी देखते हैं? अल्टीमेट। कितनी बार लिखवाऊं एक ही चीज को? चौथी बार लिखवा दिया हूं। इल्ड स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ होती है जिसके बाद आपको डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। चले, तो सबसे ज्यादा क्या होता है? अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है कंप्रेशन की, फिर होती है शेयर, और सबसे कम होता है क्या? अल्टीमेट स्ट्रेंथ टेंशन की। तभी तो टेंशन में फेल हो जाता है। ये मैंने बात लिखवाई है ब्रिटल मटेरियल के लिए। ये क्या है? अल्टीमेट
इन स्ट्रेंथ इन कंप्रेशन, ये क्या है, शेयर स्ट्रेस। और ये क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ किसमें, इन टेंशन। तो सबसे कम टेंशन है तभी तो टेंशन में फेल होता है। लिख लिया, लिखते डन लिख दिया करो। एग्जाम्पल, कास्ट आयरन क्या है, ब्रिटल मटेरियल। माइल्ड स्टील क्या है, डक्टाइल मटेरियल। तो इसकी जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है टेंशन में वो आती है 160 निकल कर, और कंप्रेशन में निकल के आती है 550। तो कंप्रेशन में तो ब्रिटल मटेरियल ज्यादा स्ट्रोंग हुआ या कम स्ट्रोंग हुआ, बता दो खुद ही। कंप्रेशन लोडिंग लगेगी तो ब्रिटल मटेरियल ज्यादा स्ट्रोंग हुआ या कम हुआ, कंप्रेशन में ज्यादा स्ट्रोंग हुआ या कम हुआ ब्रिटल मटेरियल, ज्यादा। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कंक्रीट। कंक्रीट किस में स्ट्रोंग होता है, कंक्रीट भी तो ब्रिटल ही है। कंक्रीट किस में स्ट्रोंग होता है, कंप्रेशन में। वीक होता है किसमें, कंक्रीट वीक होता है किसमें, टेंशन में। इसीलिए तो हम जब घर बनाते हैं तो कंक्रीट के साथ क्या देते हैं, सरिये देते हैं, बार्स देते हैं, ताकि कंक्रीट को क्या मिल जाए भैया, कंक्रीट में जब टेंसाइल लोडिंग आ रही हो तो वो बार अच्छे से बियर कर ले। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कल भी डाउट पूछ रहे थे एक स्टूडेंट, कि भैया परसेंटेज कार्बन बढ़ने से क्या क्या होता है। देखो, अगर आप कार्बन कंटेंट बढ़ाएंगे तो क्या क्या होगा, यील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। यील्ड स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ होती है जिसके बाद बार में डिफॉर्मेशन आना स्टार्ट हो जाता है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। डायरेक्ट सवाल आएगा यहां से, कार्बन परसेंटेज बढ़ने पर डक्टिलिटी बढ़ेगी या घटेगी, बताना। अगर आप कार्बन कंटेंट बढ़ा दोगे तो डक्टिलिटी बढ़ेगी या घटेगी, डक्टिलिटी कम होगी मेरे भाई। जितना कार्बन कंटेंट बढ़ाते हो मटेरियल उतना ही ब्रिटल बनता है। जितना कार्बन कंटेंट बढ़ाओगे मटेरियल उतना ही ब्रिटल बनता है, तो ब्रिटलनेस बढ़ेगी, रेजिलेंस बढ़ जाएगा, वियर रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, कार्बन कंटेंट, कास्ट आयरन में ज्यादा कार्बन होता है, माइल्ड स्टील में कम होता है, कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। देखो क्या क्या होगा, सब लिखवा दिया है मैंने। ये तो नोट था पहला, एक दूसरा और याद रख लेना नोट। कंक्रीट का थर्मल एक्सप्रेशन, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, और स्टील का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन लगभग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तभी तो हम इसको किस में काम में लेते हैं, तभी तो हम इसको किस में काम में लेते हैं, स्टील को एज ए रेनफोर्समेंट काम में लेते हैं कंक्रीट में, कि दोनों की प्रॉपर्टी सेम होती है। 12 × 10⁻⁶। लिखते ही बोलना है डन।
चले, अगली एक मटेरियल की प्रॉपर्टी और होगी हार्डनेस। बताओ हार्डनेस से क्या समझते हो? हार्डनेस किसे बोलते हैं बताओ? क्या सबने बाइक देखी है? बाइक, क्या बाइक देखी है क्या सबने? बाइक अपनी मान लीजिए स्प्लेंडर प्लस मान लीजिए, तो वहां पर जो टंकी होती है, क्या सबसे ज्यादा स्क्रैच वहीं पर होते हैं क्या? क्या सबसे ज्यादा स्क्रैच उस टंकी के ऊपर ही होते हैं कि बाइक में? अरे सबसे ज्यादा स्क्रैच वहीं पे होते हैं क्या? तो अगर रेसिस्टेंस अगेंस्ट अब्रेशन या स्क्रैच बोल दो। क्या बोला मैंने? रेसिस्टेंस अगेंस्ट, आप अब्रेशन बोल दो या स्क्रैच बोल दो या वियर एंड टीयर बोल दो, वो क्या कहलाता? हार्डनेस। यानी उतने ही कम स्क्रैच होंगे। अगर आपकी टंकी के ऊपर कम स्क्रैच हो रहे हैं, इस बात का मतलब क्या है? उस मटेरियल की हार्डनेस क्या है? उस मटेरियल की हार्डनेस क्या है? अगर आपकी टंकी के ऊपर स्क्रैच कम हो रहे हैं तो समझ जाओ मटेरियल की हार्डनेस क्या है? ज्यादा है, क्योंकि उतना ही ज्यादा रेसिस्टेंस दिया है। समझ में आ गया? तो जो रेसिस्टेंस मिलता है अब्रेशन के अगेंस्ट, या स्क्रैच बोल दो या वियर एंड टीयर बोल दो, उसी को क्या बोलते हैं? हार्डनेस बोलते हैं। क्या ये बात सबको समझ में आ गया क्या? क्या ये बात सबको समझ में आ गई कि हार्डनेस क्या बोलते हैं? क्लियर? तो जो रेसिस्टेंस मिलता है अब्रेशन या वियर एंड टीयर या स्क्रैच, तो लिख सकते हैं इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेसिस्ट वियर एंड टीयर और अब्रेशन। आगे बात समझ में? लिखो भैया, ये प्रॉपर्टी सारी कंप्लीट। इलास्टिसिटी के बाद जितनी भी मटेरियल प्रॉपर्टी की कंप्लीट। अब अगले टॉपिक पर चल रहे हैं। अब कुछ कर्व बनाऊंगा, वो आपको याद होने चाहिए। लिखो, और ये कर्व आपको याद होने चाहिए, डायरेक्ट एक सवाल आ जाता है। डिफरेंट मटेरियल्स, जैसे पहला लीनियर इलास्टिक। लीनियर इलास्टिक स्टील। लो जी, ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेन है, ऐसा बनेगा। दूसरा, सिर्फ लीनियर है वहां तक ही बनाया मैंने। लीनियर कहां तक होता है? प्रोपोर्शनल लिमिट तक होता है क्या? नॉन लीनियर इलास्टिक मटेरियल जैसे रबड़, कंक्रीट, तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बना रहा हूं। ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेन है। कैसा बनता है?
बनाओ भैया। बनाते लिखो डन। हाँ भैया बताइए सर, लीनियर और नॉन लीनियर, यस। जो नॉन लीनियर इलास्टिक रबर होते हैं, जैसे रबर हो गया, कंक्रीट हो गया। क्लियर। कहने का मतलब है लीनियर इलास्टिक के बाद क्या है, अगर आपने इलास्टिक लिमिट के तक लोड को रिमूव किया तो वो वापिस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, नॉन लीनियर इलास्टिक नहीं आएंगे। ये है इसका मतलब। समझ में आ गया जी। इलास्टोप्लास्टिक। वो बोलेगा इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसा होता है। ये सब एक्सपेरिमेंटल कर्व हैं, जैसे एल्यूमिनियम इसका एग्जाम्पल है। लो भैया ये होगा इसका। बनाओ फिर अगले पेज पे चलो। सर ये कर्व कहाँ से आ रहे हैं, टेस्ट परफॉर्म करा फिर आए। तो आप भी कर सकते हो, यूटीएम पर जा सकते हो, टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो। चलें आगे। अगला, फोर्थ नंबर। तभी तो नॉन लीनियर इलास्टिक लिखा है भाई। सबका बनवा तो रहा हूं। इलास्टिक प्लास्टिक विद स्ट्रेन हार्डनिंग। रुको तो सही है भी, सब सब बन जाएंगे। इलास्टिक प्लास्टिक स्ट्रेन हार्डनिंग। ये होता है भैया उसका। लिखो भैया फिर आगे बढ़े। इलास्टो प्लास्टिक विद स्ट्रेन हार्डनिंग का।
बना लिया। पांचवा फिर, आइडल फ्लूड। आइडल फ्लूड क्या होता है भैया? लो जी। ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेन है। आइडल फ्लूड देख लो। आइडल फ्लूड में स्ट्रेस कितना निकल के आया, खुद ही देख लो। आइडल फ्लूड में स्ट्रेस कितना निकल के आया? जीरो। जैसे आइडल फ्लूड का एग्जांपल भी लिख देता हूं, वाटर का है ये। चले। छठा, आइडल रिजिड। बताओ रिजिड में डिफॉर्मेशन होगा क्या? मुझे ये बताओ, अगर कोई चीज रिजिड है तो क्या उसमें डिफॉर्मेशन होगा? कोई चीज रिजिड है तो क्या उसमें डिफॉर्मेशन होगा क्या? नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा? स्ट्रेन नहीं मिलेगा, तो लो, स्ट्रेन कर दिया जीरो। ये रेड वाला है कर्व, लो भैया स्ट्रेन कर दिया जीरो। ये मैं रेड से इसलिए दिखा रहा हूं, अगर इसी के ऊपर ब्लैक से बना देता तो दोनों लाइनें दिखती नहीं। अगला भैया 7 नंबर, आइडल प्लास्टिक। कलर चेंज। ये सारे मैंने करा दिए। ये सडनली क्या हो गया था? अब बढ़ते हैं आगे। और कल हम जितना पढ़ा सब पे सवाल कर लें क्या? चलो अब लिखो सबसे इंपॉर्टेंट, हुक्स लॉ। बहुत दिनों से बातें चल रही थी, अब धीरे धीरे अपन पहली यूनिट कंप्लीट होने वाली है, बस 2-4 दिन और चलेगी। हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ क्या बोलता है? अगर मेरा मटेरियल होमोजीनियस एंड लीनियर इलास्टिक या आइसोट्रोपिक है, तो मेरा स्ट्रेस प्रोपोर्शनल होगा किसके? स्ट्रेन के। तो
हुक्स लॉ ये बोलता है अगर मेरा मटेरियल होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक है तो मेरा स्ट्रेस प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेन के। समझ में आ गया? हुक्स लॉ क्या बोलता है? तो फिर बताओ हुक्स लॉ अगर स्ट्रेस प्रोपोर्शनल हुआ स्ट्रेन के तो बताना हुक्स लॉ कहां तक एप्लीकेबल हुआ, किस पॉइंट तक एप्लीकेबल हुआ। ये बोल रहा है स्ट्रेस प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, हुक्स लॉ ये बोलता है। तो बताना किस पॉइंट तक ही आपका हुक्स लॉ वैलिड होगा। ओए, ओए बोले तो प्रोपोर्शनल लिमिट तक क्या? ओए रीजन मतलब पर ए क्या था, प्रोपोर्शनल लिमिट तक आपका हुक्स लॉ क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। तो लिख लो, ये एग्जाम में आएगा। यस, बिल्कुल सही का, ओए रीजन अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ फॉर होमोजीनियस आइसोट्रोपिक एंड लीनियर इलास्टिक मटेरियल stress is directly proportional to strain। यानी स्ट्रेस प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के। मुझे बताओ प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो क्या आ जाता है? यहां पर प्रोपोर्शनल का साइन हटा था तो क्या मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी आ गया था क्या? लो भैया, तो ये स्लो रहा। मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी किसका इंडिकेटर है बताना? मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी किसका इंडिकेटर है? ये भी पीछे लिखवा चुका हूं, आप लोग नोट्स रिवाइज क्यों नहीं कर रहे? मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी किसका इंडिकेटर है? क्या बताया नहीं था? स्ट्रेंथ का इंडिकेटर है। क्या ये बात पीछे नहीं लिखवाई? इसकी स्ट्रेंथ का इंडिकेटर है, जाकर देखो। चलें, तो हुक्स लॉ क्या बोलता है कि आपका स्ट्रेस प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेन के, पर कहां तक होगा? हुक्स लॉ वैलिड होगा सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रोपोर्शनल लिमिट तक। अगला आता है ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल। क्या होता है ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल? नाम में ही समझ में आ गया, ऑर्थो है। तो ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल किसे कहते हैं? वो मटेरियल जिसकी प्रॉपर्टी तीनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या हो। ऑर्थो है तो परपेंडिकुलर होगा। वो मटेरियल जिसकी प्रॉपर्टी तीनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिफरेंट हो उसको क्या बोलते हैं? ऑर्थोट्रोपिक। याद रखना, ऑर्थो मतलब 90 डिग्री हो, तीनों डायमेंशन 90 डिग्री पर होनी चाहिए और प्रॉपर्टी होनी चाहिए डिफरेंट। इट इज द टाइप ऑफ मटेरियल which possess different properties in perpendicular direction। लो भैया, इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन कहने का मतलब क्या हुआ? तीन मैंने परपेंडिकुलर डायरेक्शन ले ली। अगर तीनों में प्रॉपर्टी डिफरेंट है
इसमें मान लो ई एक्स मिल गया, इसमें ई वाई मिल गया, इसमें ई जेड मिल गया। देखो तीनों डायरेक्शन में, अगर ये ई एक्स ई एक्स ई एक्स होता तीनों डायरेक्शन में तो ऑर्थोट्रोपिक नहीं होता। ये है आपका ऑर्थोट्रोपिक, क्योंकि अब तीनों में अलग अलग मिल गई तो ये है ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल। लो भैया लिखो। सेम होने से तो क्या होगा, पीछे ही बता चुका हूं। होमोजीनियस आइसोट्रोपिक को सब बता चुका हूं। वो ढूंढना क्या होगा। चले। अगला, एनिसोट्रोपिक मटेरियल। और कल पढ़ के आना पूरा, कल करवाऊंगा आते ही सवाल ही सवाल। एनिसोट्रोपिक मटेरियल। अब इसको समझना, आपको लगेगा दोनों सेम ही, और पढ़कर बताना इसमें और ऑर्थोट्रोपिक में क्या डिफरेंस है। इट इज द टाइप ऑफ मटेरियल which have different properties at any given point in different direction। बताना क्या डिफरेंस है दोनों में। बताना सर जी क्या डिफरेंस है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन का डिफरेंस है, यस। यहां पर वो डायरेक्शन किस कोई भी हो सकती है क्या। यहां पर वो डायरेक्शन कोई भी हो सकती है क्या, जरूर। बस पर पिछले वाले में जरूरी है वो डायरेक्शन क्या रहेंगी। ये कह रहा है कि अगर आपकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है डिफरेंट डायरेक्शन में किसी भी एक पॉइंट के ऊपर, तो एनिसोट्रोपिक होगा। पर ऑर्थो में वो डायरेक्शन, उन डायरेक्शन के ऊपर कंडीशन लगा रखी कि वो डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। क्या यहां पर ऐसी कंडीशन है। अरे क्या यहां पर कोई कंडीशन है क्या, तो यहां पर कोई कंडीशन नहीं है। आगे बात समझ में। भैया जी आगे क्या बात समझ में। अरे सर जी आगे क्या बात समझ में। तो अगला लिखो। ये फॉर्मूला डेरिवेशन करा रहा हूं आपको, डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए। डिफॉर्मेशन ऑफ मेंबर अंडर एक्सियल लोड। डिफॉर्मेशन ऑफ मेंबर अंडर एक्सियल लोड। जैसे पहला केस वन, डिफॉर्मेशन किसके अंदर देख रहा हूं, एक बार के देख रहा हूं जो प्रिज्मेटिक है। प्रिज्मेटिक किसे बोलते हैं, वो सेक्शन जो अलोंग द लेंथ क्या रहे,
क्रॉस सेक्शन चेंज ना हो, या वो बीम जिसका अलोंग द लेंथ क्रॉस सेक्शन चेंज ना हो। तो मैंने क्या लिया, एक मटेरियल लिया, छोड़ो ना मटेरियल के, गांव की भाषा में बोलता हूँ, एक बीम ली। इस बीम पर लगाई लोडिंग। टेंशन लोडिंग लगाऊंगा तो बीम की क्या हो जाएगी, लेंथ बढ़ेगी या घटेगी? टेंशन लोडिंग लगाऊंगा तो बीम की लेंथ बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ जाएगा, दिखाता हूं अभी, रुको। यहां पर लोडिंग लगाई थी टेंशन। टेंशन लेंथ है मान लीजिए एल। पी पी लेंथ अब एल रहेगी या एल से बढ़ जाएगी? लेंथ बढ़ गई है, एल बढ़ गई, एल प्लस डेल्टा एल होगी। क्लियर? इस बात में किसी को कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा मुझे बताओ, स्ट्रेस बराबर क्या होता है? स्ट्रेस बराबर क्या होता है? क्या फोर्स अपॉन एरिया होता है? फोर्स स्ट्रेन बराबर क्या होता है? चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। बताओ लेंथ में कितना चेंज आया है, बताना। लेंथ में कितना चेंज आया है बता दो। चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ, तो लेंथ में कितना चेंज आया है? एल था, एल प्लस डेल्टा एल आ गया क्या, डेल्टा एल आया है क्या? ये लेंथ में चेंज आया है। हुक्स लॉ क्या बोलता है? हुक्स लॉ ये बोलता है क्या, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेन का, यानी जो स्ट्रेस है वो मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी इनटू स्ट्रेन होगा। क्या ये बोलता है क्या? बना लिया तो आगे चलूं? डन लिख देना बनाते ही। तो मैंने क्या लिख दिया, कि जो स्ट्रेस है मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी इनटू स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होगा, पी बाई ए, ये मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी है। स्ट्रेन क्या होगा, चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। डिफॉर्मेशन निकालना है आपको। देखो ना, आपको निकालना है क्या, डिफॉर्मेशन, यानी डेल्टा एल, ये तो डिफॉर्मेशन हुआ है। यहां से डेल्टा एल क्या आ गया, पी एल बाई ए। क्या यही फॉर्मूला रटते रहते हो क्या आप? जब भी आपसे डिफॉर्मेशन पूछे तो पी एल बाई ए फॉर्मूला याद होना चाहिए। इस ए को एक साथ बोल देते हैं एक्सियल रिजिडिटी। ये भी आपको याद होनी चाहिए। नोट करके लिखो, दो तीन वर्ड और आ जाते हैं। पहला, फ्लेक्सिबिलिटी। कई बार बोल देगा फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है लिख लो। डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस, कितना डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हुआ जब आपने लोड कितना लगाया? बताओ कितना डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हुआ जब आपने लोड कितना लगाया? यूनिट लोड लगाया, तो यूनिट लोड लगाने के लिए, यूनिट लोड लगाया तो कितना डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हुआ, ये कहलाता है फ्लेक्सिबिलिटी। बात सबको समझ में आई? अरे बात सबको समझ में आई या नहीं आई? तो बताओ। तो F बराबर क्या हो गया, डिफॉर्मेशन बाय लोड। यूनिट लोड
डिफॉर्मेशन को किससे लिखे, डेल्टा एल बाई पी। डेल्टा एल की वैल्यू उठा के रखना है यहां पर, पी एल बाई ए बाई पी करोगे तो क्या आ जाएगा, एल बाई ए। तो जो ये एल बाई ए है, इसी को बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, एल बाई ए को। तो याद रखना भैया। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। लो मुझे बताओ, ये बोल रहा है कितना डिफॉर्मेशन हुआ। डिफॉर्मेशन होता है पी एल बाई ए, जब आपने लोड कितना लगाया। कितना डिफॉर्मेशन हुआ जब आपने लोड कितना लगाया, यूनिट लोड, यानी पी की वैल्यू कितना रखूं, यूनिट रखूं, यूनिट बोले तो एक रखूं, तो रखना और डेल्टा एल निकाल कर देना। तो क्या एल बाई ए आ गया क्या पी की जगह, बताओ क्या आ गया क्या समझ में। अरे पी की जगह वन रख दिया, यूनिट रख दिया, तो डिफॉर्मेशन निकाल लिया एल बाई ए, क्या वही आ गया क्या। अरे भैया समझ में आ रही है क्या बातें। अगला एक होता है दूसरा, स्टिफनेस। दोनों में क्या फर्क है समझना। स्टिफनेस क्या बोलता है, stiffness also, this flexibility is complementary to stiffness, which is defined as force। ये कह रहा है कि कितना लोड, कितना फोर्स लगेगा जब आपका डिफॉर्मेशन कितना हो। अब की बार ये बोल रहा है कितना फोर्स चाहिए जब आपका डिफॉर्मेशन कितना हो, जब आपका यूनिट डिफॉर्मेशन हो, यानी डेल्टा एल अगर वन है तब कितना लोड की रिक्वायरमेंट है, उसको बोलते हैं स्टिफनेस। तो फोर्स बाय डिफॉर्मेशन, फोर्स पी, डेल्टा एल की वैल्यू उठा के रखो यहां पर। जैसे डेल्टा एल की वैल्यू उठा के रखोगे, आपके पास आ जाएगा ए बाई एल। और वैसे भी निकाल सकते थे भाई, एक तो ये हो गया सीधा, एक वैसे भी निकाल सकते थे, कैसे, अल्टरनेट। मुझे बताओ डेल्टा एल बराबर क्या बोला था मैंने, पी एल बाई ए। तो ये बोल रहा है कि डेल्टा एल कितना होना चाहिए, वन, इसकी वैल्यू रखो वन। और पी एल बाई ए किसकी वैल्यू निकालो, कितना फोर्स रिक्वायर्ड हुआ है, पी की वैल्यू निकालना है यहां से, ए बाई एल, क्या वही आ गया क्या, यही तो आपकी स्टिफनेस है। जब आप डिफॉर्मेशन को वन रखोगे तो कितना लोड की रिक्वायरमेंट है, वही तो आपका स्टिफनेस है। तो ऐसे भी समझ सकते हो। आगे बात समझ में, अरे मित्र आगे क्या बात समझ में। तो आज के लिए इतना ही भाई साहब, ठीक है, मिलते हैं कल।